दुनिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड फैसिलिटी और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी जो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट पे रैंक करेगी। 178 एकर्स का लैंड, जीरो लॉन्ग टर्म डेट, 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट का प्रेजेंस, 100% फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस अल्ट्रा हाई पावर इलेक्ट्रोड्स, ये सभी हैं HEG के पास। फिर भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 75% फॉल हो चुका है। और इसकी वजह क्या है? यही यूएसपीज जो HEG के पास हैं। इन सभी पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम HEG की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे आखिर क्या गलत हो रहा है कंपनी के फंडामेंटल्स में जो इसका शेयर प्राइस 75% से गिर गया। बने रहिए वीडियो में एंड तक क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनके लिए सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स आखिर होता क्या है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एक हीटिंग एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हाई करंट कंडक्ट करते हैं लो वोल्टेज पे, जो बहुत ही जरूरी है मेल्टिंग और अलॉइंग की प्रोसेस में। तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि HEG के कस्टमर्स भी मेटल कंपनीज ही हैं और कोई प्रॉब्लम अगर मेटल इंडस्ट्री में आती है तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रोड कंपनीज के लिए। कोविड के टाइम जब पूरी इंडस्ट्रीज ही बंद थी तब मेटल इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा डाउन थी और इसका कास्केडिंग इम्पैक्ट पड़ा HEG पे, जहां इनकी सेल्स ऑलमोस्ट 1/3 हो गई। पिछले एक साल में जैसे जैसे इंडिया का PMI इंडेक्स 50 से ऊपर गया है वैसे वैसे HEG ने भी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टील एक्सपोर्ट्स पे 15% का टैक्स भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से स्टील कंपनीज के मार्जिन्स पे एक बड़ा हिट होने की एक्सपेक्टेशंस हैं और एक्सपेंशन प्लान्स भी फ्यूचर में इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगेन HEG पे भी इसका काफी असर पड़ेगा क्योंकि कंपनी के कंज्यूमर या फिर कस्टमर है तो बेसिकली मेटल इंडस्ट्रीज ही। कंपनी ने रिसेंटली 40 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया है अपने Q4 रिजल्ट के बाद और कंपनी का EPS अभी 111 रुपए पे स्टैंड करता है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,290 करोड़ के आसपास का है। ये बड़े डिविडेंड के बाद कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3.60% पे स्टैंड करता है। कंपनी का शेयर प्राइस की वैल्यू 10 रुपीज है, वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ही कम है और 1.10 पे स्टैंड करती है। सेक्टर का PE अगर देखें तो 13.4 पे स्टैंड करता है, वहीं कंपनी का PE ऑलमोस्ट 9.96 पे स्टैंड करता है। कंपनी एक हाई बीटा स्टॉक है और ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा वॉयलेंट मूव करने के लिए फेमस है। चलिए अब समझते हैं कंपनी की यूएसपीज ही उसकी प्रॉब्लम कैसे बनती जा रही हैं। तो कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनके पास, जो कि मंडीदीप भोपाल के पास है। अब पूरी की पूरी फैसिलिटी एक ही लोकेशन पे बेस्ड है, इसलिए कंपनी को फ्रेट चार्जेस और शिपमेंट के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है, स्पेशली तब जब एक्सपोर्ट की बात आती है। इसी चीज से रिलेटेड है सेकंड पॉइंट, जहां पे कंपनी अपना कैपेसिटी को भी एक्सपांड कर रही है 80,000 टन से लेके 1 लाख टन तक। कंपनी की ऑलरेडी इन्वेंट्री बहुत ज्यादा पाइल्ड अप है, जिसको हम डिटेल में आगे देखेंगे, और उसके बाद भी कंपनी अपना एक्सपांशन करना चाहती है, वो भी एक ही लोकेशन पे मंडीदीप में। कंपनी का जो पावर प्लांट है वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और साल में ये सिर्फ 2 ही क्वार्टर में काम करता है, बाकी 2 क्वार्टर में रेनफॉल ना होने की वजह से ये बंद पड़ा रहता है। कंपनी का जो 178 एकड़ में लैंड है और या फिर ऐसा कहें कि पूरी जो फैक्ट्री है वो इतनी बड़ी है कि अब कंपनी किसी और लोकेशन पे अपना प्लांट सेटअप नहीं कर सकती, उसको वहीं पे एक्सपेंड करना है, वरना फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नजर डालते हैं और स्टार्ट करते हैं एसेट्स से। तो कंपनी ने FY22 में काफी ज्यादा अपने प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स पे खर्च किया, जो कि FY21 पे 683 करोड़ पे स्टैंड करता था, वहीं FY22 में ये 748 करोड़ पे स्टैंड करता है। कंपनी का काफी बड़ा कैपेक्स भी है अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए, जो 80,000 टन से 1 लाख टन के लिए एक्सपैंड हो रही है। इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में FY22 में ऑलमोस्ट हाफ इन्वेस्टमेंट्स हो गई है कंपनी की, क्योंकि इनको कैपेक्स की बहुत जरूरत थी, तो ये अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट किए और शॉर्ट टर्म लोन्स भी बहुत सारे लिए। इन्वेंट्रीज की अगर बात करें तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल हो गई है, जो कि एक बहुत नेगेटिव साइन है और ये सीधा सीधा ये बताता है कंपनी का माल अभी बिक नहीं रहा। ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, जो कि इन्हें अभी अपने कस्टमर से पैसा लेना बाकी है। चलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटीज सेक्शन देखते हैं। तो कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कंपनी की बोरोइंग्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है और ये कैपेक्स को फंड करने के लिए किया गया है। आउटस्टैंडिंग ड्यूज अगर देखें क्रेडिटर्स के लिए तो ये भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो गए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर करें तो।
सेम चीज अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज में भी हुई है, जो कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। टोटल अगर करंट लायबिलिटीज देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में ये भी डबल हो गए हैं। चलिए क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस फोर्थ क्वार्टर FY22 में 673 करोड़ पे स्टैंड करते हैं, वहीं Q4 FY21 में 380 करोड़ पे थे। तो यहाँ पे काफी अच्छा जंप देखने को मिला, क्योंकि काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज शुरू हो गई थी कोविड के बाद। चेंज इन इन्वेंट्रीज अगर देखें तो कंपनी का कंटिन्यूअसली माल बहुत कम बिक रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स से, ये एक बहुत नेगेटिव साइन है। पावर और फ्यूल के अगर एक्सपेंसेस देखें तो ये भी पिछले ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि फ्यूल और पावर के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। अदर एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे मेजरली दो एक्सपेंसेस आते हैं, जिसको हम डिटेल में नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। नेट प्रॉफिट की अगर क्वार्टर 4 की बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और Q4 FY21 में नेगेटिव पे था, मतलब लॉस में था। तो क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट तो काफी अच्छी नजर आ रही है। चलिए अब HEG की अदर एक्सपेंसेस की हिस्ट्री देखते हैं। तो ये FY21 का डेटा है और FY22 का अभी तक एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए अदर एक्सपेंसेस की डिटेल्स हमें डिटेल में नहीं पता, बट मैंने साइड में लिख दिया है FY22 में ओवरऑल कितना एक्सपेंस हुआ है, इसलिए हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। FY21 में पावर एंड फ्यूल पे 140 करोड़ स्पेंड हुआ था, और ये कम हुआ था क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस काफी कम थे FY21 में। लेकिन सेम चीज FY22 में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सेम चीज आएगी फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग में, जहां पे फ्यूल प्राइसेस कम होने की वजह से FY21 में कम खर्च हुआ, लेकिन FY22 में ये भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है। और ये इसलिए है क्योंकि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड है, जहां से एक्सपोर्ट या फिर मूव करने में बहुत ज्यादा खर्च होता है। तीसरा बड़ा पॉइंट है CSR एक्टिविटीज। FY21 में कंपनी का लॉस रिपोर्ट किया गया था नेट प्रॉफिट में, फिर भी कंपनी ने 41 करोड़ रुपीस CSR एक्टिविटीज में खर्च किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का 2% मिनिमम स्पेंड करना होता है, लेकिन कंपनी का नेगेटिव प्रॉफिट था, मतलब लॉस था, फिर भी कंपनी ने बहुत ज्यादा CSR एक्टिविटीज पे खर्च किया। FY21 में 451 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए थे अदर एक्सपेंसेस में, वहीं FY22 में ये लगभग 760 करोड़ पे स्टैंड करता है। तो एक बहुत ही बड़ा जंप यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में देखने को मिल रहा है। चलिए अब कंपनी की एनुअल इनकम स्टेटमेंट पे एक नजर डालते हैं। तो पिछले 10 सालों में कंपनी का रेवेन्यू कभी ऊपर कभी नीचे पूरे टाइम मूव होता रहता है और बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है। FY22 में पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में अच्छा रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वहीं FY19 में बहुत ही ज्यादा जनरेट हुआ था। उसके बाद अगर देखें तो पिछले 6 सालों में बिल्कुल भी रेवेन्यू पिछले सालों के कंपैरिजन में इंक्रीज नहीं हुआ। 5 इयर्स अगर ग्रोथ देखें रेवेन्यू में तो ये 21.3% पे स्टैंड करती है, और ये पूरा का पूरा FY19 की वजह से है। 3 इयर्स CAGR पे अगर देखें तो ये -30.2 पे स्टैंड करता है। सेम कहानी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी, जहां पे 3 इयर्स CAGR -51.6 पे स्टैंड करता है, वहीं 5 इयर्स CAGR 45.6% पे स्टैंड करता है। FY22 में कंपनी का बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि 23.11% पे है। कंपनी का एम्प्लॉय पे जो एक्सपेंस है ये 80 करोड़ रुपीस था FY22 में, और जो कंपनी के चेयरमैन, MD और CEO है रवि झुनझुनवाला, उनकी सैलरी ही 43.3 करोड़ है। तो पूरा का पूरा एम्प्लॉय एक्सपेंस ऑलमोस्ट टॉप मैनेजमेंट पूरा ले जाता है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें 3 इयर्स CAGR नेट प्रॉफिट का भी -49.6% पे स्टैंड करता है। तो एनुअल इनकम स्टेटमेंट के हिसाब से बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड को अगर देखें तो। चलिए कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो FY22 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 520 करोड़ पे स्टैंड करता है, वहीं FY21 में ये -30 करोड़ पे था। कंपनी को अपने कस्टमर्स से लगभग 300 करोड़ रुपीस अभी लेना बाकी है, वहीं 400 करोड़ की इन्वेंट्रीज पाइल्ड अप है, जिसको अभी कंपनी को बेचना है। कंपनी के पास लोन, फाइनेंशियल और अदर एसेट्स भी थोड़े से इंक्रीज हुए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर कंपेयर करें तो। लायबिलिटीज अगर देखें तो ये काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं FY21 से। करंटली नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज -140 करोड़ पे स्टैंड करता है, और अगर नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही नेगेटिव है तो कंपनी फ्री कैश फ्लो तो बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर सकती। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अगर कैश फ्लो देखें तो कंपनी का एक्सपेंशन पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, इसीलिए FY22 में लगभग 360 करोड़ रुपीस खर्च किए गए। कंपनी ने FY22 में लगभग 700 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट्स परचेज की हैं, वहीं 962 करोड़ की इन्वेस्टमेंट सेल की हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे अगर नजर डालें तो कंपनी ने शॉर्ट टर्म लोन लिया है लगभग 366 करोड़ का। नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो कंपनी के पास अभी 41 करोड़ का कैश बाकी है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे नजर डालते हैं। तो सारे ही पर शेयर रेशियोज FY22 में पिछले 2 सालों से बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं,
लेकिन अगर FY19 और 18 से कंपेयर करें और बहुत ही कम नजर आते हैं। सेम कहानी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी, जहां FY22 के रेशियोज FY21 और 20 से अच्छे हैं, लेकिन 19 और 18 से काफी कम है। लिक्विडिटी रेशियोज की अगर बात करें तो करंट रेशियो लगभग स्टेबल है पिछले 5 सालों में अगर कंपेयर करें तो। वहीं क्विक रेशियो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है क्योंकि कंपनी के पास कैश कम बचा हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी अगर देखें तो FY19 और 18 के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है और इन्वेंट्री कंपनी की बिक नहीं रही ज्यादा। डिविडेंड अभी तक पे किया नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं फोरकास्ट और पास्ट परफॉर्मेंस पे। तो कंपनी का पिछले 3 सालों में एक्सपेक्टेशन से कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है, वहीं ईपीएस भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा कम है। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो प्रमोटर्स के पास 55.13% की शेयर होल्डिंग है और पिछले 3 क्वार्टर से ये मेंटेन्ड है। वहीं 3 क्वार्टर पहले ये थोड़ी सी डिक्रीज की गई थी। म्यूचुअल फंड्स के पास 1.65% की शेयर होल्डिंग है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास 6.55% की शेयर होल्डिंग है, जो पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिक्रीज की गई है। FIIs ने भी काफी ज्यादा एग्जिट किया है शेयर से, इस वजह से शेयर प्राइस भी काफी ज्यादा फॉल हुआ है। पब्लिक के पास 19% की शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर्स में यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, इतने सारे प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के। वहीं जो मैनेजमेंट टीम है उसकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। रवि झुनझुनवाला जो कंपनी के चेयरमैन, MD और CEO हैं, उनकी ग्रॉस सैलरी 43.3 करोड़ रुपीज है। और राजू रस्तोगी, ये 3 इडियट्स वाला राजू रस्तोगी नहीं, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, उनकी ग्रॉस सैलरी 1.1 करोड़ रुपीस है। चलिए प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखते हैं। तो कंपनी का स्टॉक प्राइस ने पिछले 3 सालों में -35.53% का रिटर्न दिया है, वहीं पिछले 1 साल में -46% का। कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत लो है और लगभग 20 से 25% के आसपास ही हमेशा रहता है। चलिए कंपनी का स्टॉक मार्केट पे परफॉर्मेंस देखते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और पीक पे 2019 पे जब पहुंचा, तो कंपनी के शेयर प्राइस ने 500 से लेके 5000 को टच किया, लेकिन जैसे ही रेवेन्यू डिक्रीज हुआ वापस उतना ही फॉल हुआ और लगभग 500 रुपए को टच किया। फिर से ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और 2500 के लेवल पे पहुंचा और फिर वापस आ गया। कंपनी का शेयर बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है और बहुत बड़े बड़े मूव लेता रहता है। चलिए HEG को उसके पीयर ग्रेफाइट इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। तो शेयर प्राइस के हिसाब से HEG की वैल्यू 1100 रुपए के आसपास है, वहीं ग्रेफाइट इंडिया का शेयर 444 रुपीज पे है। मार्केट कैप HEG का ऑलमोस्ट हाफ है ग्रेफाइट इंडिया के कंपैरिजन में। PE की अगर बात करें तो ये ग्रेफाइट इंडिया से चीप वैल्यूएशन में अवेलेबल है और सेम चीज प्राइस टू बुक वैल्यू पे भी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% है HEG की, वहीं ग्रेफाइट इंडिया की -0.7 है। 1 ईयर परफॉर्मेंस दोनों का बहुत ही बेकार है और HEG का -46% है, वहीं ग्रेफाइट इंडिया का -40%। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो एटलीस्ट HEG का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में है और 390 करोड़ पे स्टैंड करता है, वहीं ग्रेफाइट इंडिया का -22 करोड़ पे है। नेट सेल्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे हैं, जहां HEG का 2200 करोड़ का नेट सेल्स है और लगभग 2000 करोड़ का है ग्रेफाइट इंडिया का। लॉन्ग टर्म डेट कंसोलिडेटेड बेसिस में HEG के पास 0.17 है, वहीं ग्रेफाइट इंडिया के पास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 0.05 है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो जैसा हमने देखा, कंपनी के पास जो मेन हाइलाइट्स हैं वही कंपनी के लिए प्रॉब्लम भी है। कुछ पॉइंट्स अगर मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो वो है, पहला, कंपनी की सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वो भी सेंट्रल इंडिया में, जहां से फ्रेट के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। इंडिया के अंदर तो ये ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के मामले में ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और जैसे जैसे कैपेसिटी इंक्रीज होगी ये प्रॉब्लम भी इंक्रीज होगी। दूसरी प्रॉब्लम है कंपनी की मैसिव CSR स्पेंडिंग्स। लॉस के हिसाब से कंपनी को मिनिमम 2% ऑफ प्रॉफिट CSR पे स्पेंड करना होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा प्रॉफिट नेगेटिव में भी हो तो भी भर भर के CSR पे खर्च किया जाए। तीसरी प्रॉब्लम है कंपनी के चेयरमैन, MD और CEO जो रवि झुनझुनवाला है, उनकी सैलरी FY22 में एनुअल प्रॉफिट के 12% के आसपास है। ये काफी बड़ा नंबर है। फोर्थ प्रॉब्लम है कंपनी का FY22 में नेगेटिव कैश फ्लो। ऑल्दो ये कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए हो रहा है, बट इन्वेंट्रीज ही बहुत ज्यादा पाइल्ड अप हैं और मेरे हिसाब से कैपेक्स की शायद अभी जरूरत ही नहीं थी, और अगर थी भी तो कंपनी को किसी पोर्ट लोकेशन पे अपना प्लांट सेटअप करना चाहिए था। फिफ्थ प्रॉब्लम है लो लिक्विड कैश, और सिक्स्थ और आखिरी प्रॉब्लम है कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट मूव करना। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 3 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में जरूर बताइए आपको क्या लगता है HEG के बारे में और क्या आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, और अगर हाँ तो किस प्राइस पे आपने इसको बाय किया था।
थैंक यू।